गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन चल रही है आपके राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राधेश्याम केवट और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट नंबर 4 यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जिसे हिंदी में कहा जाता है। संचार में हम अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 6 क्लासेस हमारी 7 क्लासेस आपकी संचार की हो चुकी हैं और ये आपकी 8 नंबर की जो संचार यानी कम्युनिकेशन की क्लास आज होने वाली है। इसमें भी हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं। उन सबको आज इस क्लास में यानी समझने वाला जो चैप्टर है वो लगभग अब समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। या तो हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे या एक क्लास और लगेगी। लगभग आपका जो मेन अंडरस्टैंडिंग वाला सबसे टफ पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, सबसे जटिल पार्ट होता है, जहां बच्चे बहुत सबसे ज्यादा गलतियां कर आते हैं, वो चैप्टर हम लोग अब कंप्लीट पूरी तरीके से करने की ओर बढ़ चुके हैं। या तो इस क्लास में समाप्त कर लेंगे या फिर एक क्लास और लगेगी। इसके बाद सिर्फ बचता है आपका मास कम्युनिकेशन यानी बड़े लेवल का कम्युनिकेशन हम उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन हम फिनिश कर देंगे 12-13 लेक्चर्स में, मे भी 12 लेक्चर्स में भी हो सकता है। ये हमारा 8वां लेक्चर है, 9, 10, 11, 12 में भी 11-12 लेक्चर में कंप्लीट, 12 से 13 लेक्चर में पूरा कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। नोट्स में भी आपको या तो आज डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर या कल या फिर कंप्लीट पूरा आ जाएगा, ठीक है। अभी तक जो मैं नोट्स बनवा ही रहा हूँ सारी चीजें आपको नोटेड होना चाहिए आपकी कॉपी पर, पेन कॉपी बिना आपको पढ़ना नहीं है, इतना मैं आपको बता चुका था। तो आज हम पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं। कल हमने लास्ट अपनी क्लास में मॉडल्स पर ही, पिछली 2 क्लासों में अपने मॉडल्स पर ही चर्चा कर रहे थे, तो उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे। मॉडल से आगे के कुछ मॉडल्स भी रह गए, 1-2 कुछ नए और मॉडल्स मिले थे, मैंने देखा उनको तो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते, तो क्यों ना उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। जब इतना कर रहे हैं, जब ओखली में सर मार ही दिया है तो मूसल से काहे का डरना, तो इतना और कर लिया जाए। तो वो भी अभी मैं 1-2 आपको मॉडल्स और समझा दूंगा, क्लियर। इससे पहले हम एक टॉपिक समझने वाले एक पूछा जाता है, एक आता है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। देखिए बुद्धिस्ट का बड़ा रोल है पेपर 1 में। एक आपका इंडियन लॉजिक जब पढ़ेंगे वहां पर आपको बुद्धिस्ट पढ़ना है, हायर एजुकेशन में बुद्धिस्ट का बड़ा रोल है, और यहाँ देखिए कम्युनिकेशन में बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन आपसे पूछ लिया गया। यानी ये जो बुद्धि की जो शिक्षा है ना, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन का जो आधार है, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन का जो आधार है यानी बेस है, यह है बुद्धि की शिक्षा है। जो भगवान गौतम बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध की शिक्षा है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो नैतिक आधार पर थी, चारित्रिक आधार पर थी, ठीक है, सत्य पर आधारित थी। एक अष्टांगिक मार्ग होते हैं, 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए। ये चीजें इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमको, हम इंडियन लॉजिक में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बुद्ध धर्म को, बुद्ध रिलीजन, बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के सभी चरणों को बड़े ही विस्तार और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु अभी इसमें पूछा गया बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन की बात कही गई है, यानी कि बुद्धि की जो शिक्षाएं कैसी होती थी? सत्य पर आधारित होती थी, निष्ठा पर आधारित होती थी, कर्तव्यों पर आधारित होती थी, दायित्वों पर आधारित होती थी। उन्हीं सब से निकालकर हमने एक संचार निकाला इसमें, जिसको कहा गया आपका बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, क्लियर। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध क्या थे? एक स्पीकर थे साथ में, थे ना। बुद्ध क्या थे? एक स्पीकर थे, एक स्पिरिचुअल स्पीकर कह लीजिए आप, एक मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए। मेन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उनको कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पर वो आध्यात्म से परे जाकर बात करते हैं, ठीक है, जन्म मरण से ऊपर निकलकर बात करते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने की वह बात करते हैं। बुद्ध की कथा है, इंडियन लॉजिक में अच्छे से जानेंगे समझेंगे, यहाँ समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बस हमको इसमें याद रखना, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन की जब बात आ जाए तो ये कम्युनिकेशन जो होगा किस चीज पर आधारित होगा? आपका सत्यनिष्ठा पर। ये लिख लीजिए आप, सत्यनिष्ठा पर आधारित होगा, ठीक है, करुणा पर आधारित होगा, करुणा, दया। इन्होंने कहा था कि दया ही दुख का कारण होती है। बुद्ध का ये कोटेशन बड़ा फेमस है कि लगाव ही पीड़ा है और दया ही दुख का कारण होती है, ठीक है ना। इन्होंने कुछ मार्ग बताए इन सब के निकलने के लिए।
व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए एक मध्यम मार्ग की यह बात करते हैं। मध्यम मार्ग से तात्पर्य क्या होता है? एक मध्यम मार्ग की यह बात करते हैं। मध्यम मार्ग ना तो जटिल अधिक होता है, ना ही सरल होता है, ना ही बहुत अधिक सरल होता है। मतलब लचीलापन, मतलब एक ऐसा मार्ग होता है जिस पर आम व्यक्ति भी चल सकता है। कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है तो वो बिना भिक्षु बने भी बुद्धि धर्म का पालन करके सत्यनिष्ठा अपने आप को बुद्धि की राह पे लेके जा सकता है। बहुत ज्यादा कर्मकांड की यह बात नहीं करते, बहुत ही ज्यादा धार्मिक मान्यताओं की यह बात नहीं करते हैं, ईश्वर की मान्यताओं का भी ये खंडन करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जटिलता नहीं होती, नियम पदावली ये वो दुनिया भर की चीजें इनके धर्म में नहीं कही जाती हैं। क्लियर? इस वजह से कहा जाता है कि मध्यम मार्ग ये बताते हैं साधना प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य मुक्त अपने मानव जो शरीर है इसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बुद्धि की जो शिक्षा है उन सबका एक उद्देश्य होता है। क्लियर? एक अष्टांगिक मार्ग की यह बात करते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में एक वर्ड आ जाता है इसमें, सम्यक वाचा। क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सम्यक वाचा यानी कि राइट स्पीच। क्या आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? राइट स्पीच। अब देखिए, इसका अर्थ होता है सत्यवाणी बोलना, यानी हमेशा सत्य बात करना है। अब जब स्पीच की बात हो रही तो ये किस चीज में आ गया आपका? कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे आपके की फैक्टर्स हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के। आपके सत्यनिष्ठा, करुणा पर आधारित कम्युनिकेशन होना चाहिए, दया पे आधारित होना चाहिए, व्यक्ति को एक मार्गदर्शन दिखाता हो ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और ये किस चीज पर इंपॉर्टेंस देता है? नॉट अ स्पीकिंग, लर्निंग पर बहुत ज्यादा यह महत्व देते हैं बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। सुनने पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, सुनने लर्निंग, लिसनिंग होगा, लर्निंग लिख दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग। अहिंसा की तो बात करते हैं, सबको ही पता है। नॉन वायलेंस की ज्यादा बात की जाती है बुद्ध में, अहिंसा पे ज्यादा महत्व दिया जाता है, हिंसा को ये पाप मानते हैं। ठीक है, शांति की बात की जाती है, पीस की बात की जाती है। ठीक है, सुनने पर अधिक बल होता है, अहिंसा की बात करते जाते हैं, पीस शांति की बात यह करते हैं। क्लियर? तो बुद्ध का जो कम्युनिकेशन होता है ये कोई एक भाषाई प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह सत्य, करुणा, शांति, मुक्ति की ओर ले जाने वाली एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है एक। ठीक है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा लोग, आपने इनका नाम सुना हो जो क्या नाम, गुरुदेव करके हैं, नाम सही से याद नहीं कर पा रहा, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, स्पिरिचुअल गुरु है वो भी। आदि योगी की जो स्टेचू जिन्होंने बनवाई है, पता नहीं नाम, गुरु आदि योगी क्या बोलते हैं उनको, चलिए XYZ, डजंट मैटर। अब व्यक्ति इनके पास जाता है, अब ये क्या करते हैं, इसको मन से उसको शांत करते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है ना यही हमारी अविचलता का एक कारण होता है। हमारा मन ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ होता है। इसको आप जितना शांत रखोगे, इतना आप जिसको समझोगे, इस मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपनी अंतर्दृष्टि के साथ आप जितना अधिक कम्युनिकेट करोगे उतना आप पीस को प्राप्त कर सकते हो, शांति। शिक्षा क्या सिखाती है? अहिंसा की बात करती है, करुणा होती है, दया होती है, जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति दया का भाव होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी की बात होती है। क्लियर? तो ये सब के सब इनके एक बेस बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन में आते हैं। और बाकी चीजें आप देख, इसका ये बस बड़े याद रख लेना।
अष्टांगिक मार्ग में ऐसा कौन सा मार्ग बुद्ध ने बताया है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो है आपका सम्यक वाचा यानी कि राइट स्पीच। ये अष्टांगिक मार्ग का ही एक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मात, है ना, ये 8 ऐसे मार्ग हैं, हम जिनको उधर इंडियन लॉजिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी कम्युनिकेशन में एक जो मार्ग है आपको बस इससे अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं राइट स्पीच। क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैत्री की बात करते हैं, मित्रता के साथ रहिए, शांति से रहिए। ज्ञान की बात करते हैं, विजडम की है बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानवान बनना है आपको, फालतू की बकवास नहीं होती इनकी शिक्षा में, है ठीक है। शील मिलेगा, उपसंपदा मिलेगी, मौन, ये बहुत सारी चीजें कि आधुनिक समाज में बौद्धिक संचार की क्या भूमिका है। अब ये सारे तथ्य जब होंगे आधुनिक समाज में, तो समाज कैसा होगा, समाज का चरित्र नैतिक होगा, समाज का चरित्र पवित्र होगा, समाज का जो चरित्र वो मजबूत बनेगा। और जब किसी समाज का जब चरित्र पवित्र होता है, जब समाज का चरित्र जब अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो उस देश का विकास भी उतना अच्छा होगा। अच्छे अच्छे लोग निकल कर आएंगे, अच्छी शिक्षाएं लेकर आएंगे, अच्छे विचार लेकर आएंगे, अच्छे मार्गदर्शन के साथ अपने इस राष्ट्र का, समाज का विकास करने के लिए कार्य करेंगे। आप में से कुछ लोग अच्छे निकलेंगे, कुछ पॉलिटिक्स में जाएंगे, कुछ सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, हो सकता है आप में से कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छा कार्य करे, आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा निकलेगा। अब आप में से कुछ व्यक्ति जो अच्छी शिक्षा लेकर जाएंगे, जो अच्छे एफर्ट लगाएंगे, आपका जब चरित्र अच्छा होगा तो आप बेहतर कार्य करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। और जब आप बेहतर कार्य करेंगे आपके अपने क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा, आपके सराउंडेड जो भी आपका ओरा है, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं होगा। मान के चलिए आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या आईएएस बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, या हम आईएएस की बात न करके अपने ही डिपार्टमेंट, मानिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, कल को जाके आपको कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली है जहां का विकास अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास इतनी पावर अथॉरिटी आपको मिल गई कि आप वहां डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप बेहतर से बेहतर कार्य करोगे। वहां जो विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए आ रहा है, वो जब आपसे विद्यालय में जब वो आ रहा है, तो आप उसको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बहुत एफर्ट लगाओगे। इससे क्या होगा, उस क्षेत्र की एजुकेशन वाले बच्चों को बड़े शहर जाने की आवश्यकता नहीं। जब वही बच्चे वहां से जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब डिग्री लेकर बाहर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो उन्हें परेशानी नहीं आएगी। यही कार्य होगा आपका। इसी प्रकार यही बात कही जाती है इन सब चीजों में, ठीक है। बहुत चीजें, मेंटल पीस वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम एक मॉडल पढ़ने वाले हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर हम एक मॉडल पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। लेगांस का कम्युनिकेशन मॉडल्स हम पढ़ेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज समझने वाला चैप्टर खत्म करेंगे कम्युनिकेशन में, ना फिर तो फैक्ट पे बात करेंगे आगे। बता दूंगा फैक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, या तो पीपीटी पे ले लेंगे या फिर जैसे पढ़ा देंगे फैक्ट वाले, जैसे अपने हायर एजुकेशन को अपन ने होल्ड करके रखा है अभी। मेरे क्या है ना यार, पैर में एक सर्जरी होना है मेरी, एक छोटी सी मेरे पैर में लगी हुई है, मतलब एक प्रॉब्लम है। एक मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, गांधी मेडिकल कॉलेज, अभी डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं भी अभी 2-3 दिन बीच में कभी क्लास बंद रह सकती है यार, है ना। मुझे बाहर जाना पड़ेगा अपनी सर्जरी कराने के लिए पैर की, क्योंकि मैं चल नहीं पाता ज्यादा देर तक, खड़ा नहीं रह सकता, मुझे प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यार अभी 2-3 दिन है ना, बीच में कभी क्लास कभी भी रुक सकती है, ये 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी इस वीक के 5 से 6 दिन के अंदर कभी भी क्लास रुक सकती है। जब तक पढ़ा रहा हूँ तब तक तो पढ़ा ही रहा हूँ यार, तभी तो मैं 2 लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, मैं खड़ा नहीं रह पाता। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना, समझ रखना उस चीज पर, क्योंकि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है खड़े होकर पढ़ाने में भी, बहुत ही ज्यादा। मैंने पट्टी बांधी हुई है अपनी उस जगह पर जिस जगह पर मुझे प्रॉब्लम है, वो सर्जरी होना है, उसको काटा पीटी होगी। चलो छोड़ो ना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा सोच के उसको बहुत ज्यादा से। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लेगांस का संचार मॉडल, ठीक है। जैसे हमने बाकी मॉडल्स पढ़े थे ना, लेस्वेल, एरिस्टोटल वगैरह की, उसी तरह एक लेगांस ने भी कम्युनिकेशन पे एक मॉडल दिया, तो पढ़ लेते हैं वो क्या है। लेगांस का संचार मॉडल लिख लीजिए, आप हिंदी में भी लिख लीजिए, लेगांस का संचार मॉडल। देखिए अभी तक हम जितने मॉडल पढ़े हैं
वो सब एक नॉर्मल बातें की गई हैं। अंतिम जो मॉडल पढ़ा था उसमें थोड़ी उसको व्याख्या करके, जैसे हमने बल्लो का जब SMCR मॉडल जब पढ़ा था उसमें चीजें थोड़ी डीप बताई गई थी। फिर अभी लेगांस सर आते हैं, ये भी कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि मुझे भी थोड़ा इतिहास में अमर होना है, ताकि मुझे भी लोग पढ़ाएं, इतिहास में जाके मेरा नाम सुने, तो मैं भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें देता हूं यार, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब संचार जो होता है ना, एक ज्ञान पर आधारित होता है। ये मेन चीज किसकी बात करते हैं, ये संदेश को किस रूप में परिवर्तित करते हैं, संदेश या मैसेज आप कह लीजिए, इसको ये कहते हैं ज्ञान है भैया। ये पूरा ज्ञान पर निर्भर करेगा आपका कम्युनिकेट, किस पर करेगा, ये इसको मानते हैं शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, इसको कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब ये समझा दूंगा, जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे ना इनको, तो हम इनको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अभी मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें आपके लिए चीजें बता दूं। अब देखो, दो चीज इसमें मैंने लिखवाई, आप एक ज्ञान की बात, शिक्षण जो मैं शिक्षण करा रहा हूं, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। क्लियर, क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि एक मौके तौर पर शिक्षक और छात्र के बीच जो संचार होगा ना, इसको व्याख्या इसमें की गई है। यानी कि शिक्षक और छात्र, जैसे मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको मुख्यतः तौर पे समझाया गया है। यानी इसको संचार का एक कह सकते हैं प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। शिक्षक छात्र संवाद को एक संचार की प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। किस मॉडल में, लेगांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये चीजें आपको बताई गई हैं। छात्र शिक्षक कैसे छात्र को ज्ञान देता है, छात्र फिर उसको कैसे सीखता है, छात्र फिर उस ज्ञान के प्रत्युत्तर में अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या समझ उसको जो ज्ञान दिया गया है शिक्षक के द्वारा, छात्र को वह कितना समझ में आया, फिर उस आधार पे जो विद्यार्थी है छात्र को फीडबैक देता है, यानी प्रत्युत्तर देता। तो ये सारी चीजें इसमें मुख्यतः तौर पर माना गई। तभी ये सब प्रश्न आ जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस मॉडल्स में आती है, तो लेगांस के कम्युनिकेशन मॉडल्स में छात्र और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संचार को परिभाषित किया गया। इतना आप इसमें लिख लेना, ठीक है। ये मुख्यतः किस चीज पे ज्यादा महत्व देता है, किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, तो ये जो मॉडल्स होता है ना, अब देखो यहाँ पे एजुकेशन में ही ये मुख्यतः प्रयोग होता है, इतना याद रखना। ये मॉडल्स किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, एजुकेशन, ठीक है, में ही सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। शिक्षा में ही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है आपका लेगांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक और छात्र के बीच का जो कम्युनिकेशन है उस पर इसको आधार बना के दिया गया है ये कम्युनिकेशन का जो मॉडल है। लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये, आपके जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं वहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संभावना बनती तो उसी नेट पे पूछ लिया जाएगा। अभी समझ लेते हैं हम क्या क्या होते हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। जैसे हम बाकी एलिमेंट्स देखे थे वैसे इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है एक कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जब पहला आएगा वो क्या होगा आपका, या तो इसको सोर्स कह लीजिए आप, कम्युनिकेटर या सोर्स, ठीक है। कम्युनिकेटर और सोर्स से जब आप, ये कौन होता है, वह व्यक्ति हो सकता है जो संदेश को तैयार को मैसेज करते, इसको टीचर कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको, वह व्यक्ति जो संदेश को तैयार करता है और संचार की प्रक्रिया को सबसे पहले शुरू करता है, उसे कम्युनिकेटर या सोर्स के रूप में हम बात करते हैं, ठीक है। इसका ज्ञान, इसका व्यक्तित्व और इसकी विश्वसनीयता जो है पूरे के पूरे संचार को निर्भर करेगी। अगर इसके पास ज्ञान कम होगा, इसकी विश्वसनीयता कम होगी, तो ये संचार के इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं बदल पाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि शिक्षक यदि अच्छे से ज्ञान नहीं दे पाएगा तो विद्यार्थी तक सही नॉलेज नहीं पहुंचेगी, विद्यार्थी तक सही समझ नहीं बनेगी, तो उसके हित में तो होना ही नहीं है, समय की बर्बादी होगी शिक्षक की और विद्यार्थी की। लेकिन वही शिक्षक जब अनुभव के आधार पर, अभ्यास के आधार पर जब चीजों को रिप्रेजेंट करेगा तो विद्यार्थी तक उसका सही लाभ पहुंचेगा, विद्यार्थी उस चीज को सही से समझेगा। यही चीजें बात की गई हैं इसमें,
कैसा सोर्स आपका कम्युनिकेटर सोर्स कैसा होना चाहिए। सेकंड आता है आपका मैसेज। क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मैसेज लिख लीजिए। मैसेज या इसमें आप कह सकते हैं कंटेंट, ठीक है। दोनों ही शब्द यूज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैसेज या कंटेंट अर्थात वह जानकारी जिसे हम श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं, वह ज्ञान जो हम श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये कैसा होना चाहिए? आपका एकदम सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए इसमें। वही लास्ट कल के मॉडल में हमने समझा था, डबल से समझने की आवश्यकता है नहीं है, बार बार एक ही चीज को समझना अच्छे से आपको समझ में। फिर आपको पता ही होगा अब क्या आना चाहिए, तो अब आएगा आपके पास चैनल। ऑब्वियसली मैसेज के बाद तो चैनल आना ही, अब तो याद हो ही गए होंगे यार। चैनल में एक बात अपन इसमें मीडिया लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मीडिया भी है, बताते हैं। देखिए ये वही माध्यम होगा जिससे आपका संदेश जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। क्लियर? अब इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, ठीक है, जिसे कहा जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज। ये नोट करें आप, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एक अलग से इन्होंने चीज दी, इसको समझ लेते हैं क्या है। अब ये पहली बार आपने पढ़ा होगा कि चैनल के बाद तो सर सीधा रिसीवर आता है जो डिकोड करता है मैसेज को, लेकिन यहाँ ये करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, यानी कि यहां से जो मैसेज कम्युनिकेटर या सोर्स के द्वारा जो मैसेज आपके पास भेजा जा रहा है वह सरल हो, रोचक हो, समझने योग्य हो। जैसे कि एग्जांपल कह सकते हैं हम चित्र के माध्यम से समझ दे, यानी आपके संदेश का ट्रीटमेंट किया, यानी उपचारात्मक संदेश। अर्थात संदेश ऐसा नहीं हो कि मैं एकदम संस्कृत, अब संस्कृत हमारे व्यवहारिक भाषा तो है नहीं अभी वर्तमान में, वो एक प्राचीन भाषा है ये तो है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का उपयोग होता है क्या? नहीं होता। लेकिन मान लीजिए मैं संस्कृत का एक विद्वान हूं और मैं आपको सारी चीजें संस्कृत में समझाऊं, तो आपको समझ में आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपको जो भाषा समझ में आ जाए मैं वही भाषा में समझाऊंगा। जैसे कभी यूजीसी एक बड़ा ही बेकार काम करती है अपने पेपर 1 को लेकर, इतना गंदा ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, कभी कभी पेपर को समझ नहीं आते प्रश्न पूछा क्या, लेकिन जब उसको सरल भाषा में पढ़ो तो वो प्रश्न बहुत इजी होते हैं वो सारे के सारे। इसलिए मेरा प्रयास करता हूं मैं हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी यार देखिए पेपर वो बनाते हैं, उनके प्रोफेसर होते हैं, मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ और आपकी मेहनत ही ये निर्भर करेगी कि आप उससे कितना इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं। आप पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यू से आपकी भी देखिए, पीवाईक्यू लगाने के फायदे होते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग बनी, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं जो हम चर्चा नहीं करते, वो वहां से मिल जाती है। हो सकता है पूछ लिया जाए, रिपीट कर लिया जाए वहां से वह प्रश्न। दूसरी एक चीज और होती है, देखो मैक्सिमम चीजें तो हम कवर कर ही रहे हैं, कुछ छोड़ तो हम है नहीं रहे बिल्कुल भी। एक चीज होती है आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी आपकी वहां से। आपको जो पेपर, जिन्होंने पहली बार यदि कभी आपने एग्जाम दिया हो आपने, तो आपको प्रश्न पढ़ने में आपको पता है हिंदी वालों को कितनी परेशान, इंग्लिश वालों को नहीं आती इतनी प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम आती है। जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ना तो आपको भाषा के शब्द समझ में आ जाए, क्योंकि वो वही शब्द पूछते हैं, बहुत गंदा ट्रांसलेट किया जाता है। बोल रहा हूँ मंगल ग्रह से करवाते हैं वो लोग, यहाँ से थोड़ी ट्रांसलेट होता है। मंगल ग्रह पे जाते हैं, उनका कोई ट्रांसलेटर बैठा हुआ है, यहाँ से इसको ये पेपर देते हैं इंग्लिश में बना हुआ, वहां से पता नहीं वो कौन से ऐसे दिव्य उपकरण होते हैं मंगल ग्रह पे बैठे हुए व्यक्ति के, वो वहां से ट्रांसलेट करेंगे फिर आप तक पहुंचाएंगे। ये यूपीएससी में भी होता है, हम तो यूपीएससी की भी चोट खाए हुए हैं यार, क्या बताएं आप लोगों को। दर्द है अपने अपने, किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, बांटेंगे आपके साथ। चलिए समझ में आ गया आपको। फिर इसमें अगला स्टेप आ जाएगा आपका श्रोता, यानी कि हमने श्रोता यानी कि ऑडियंस, ठीक है। चलिए श्रोता यानी ऑडियंस समझ में आ गया इतना आपको। अब यहां पे फिर एक चीज और बढ़ जाती है, ये आपकी फीडबैक, ठीक है। ऑडियंस फीडबैक आप इसको लिख लीजिए, पूरा दिया आप लिखना चाहें, ठीक है। ऑडियंस रिस्पॉन्स या फीडबैक, ठीक है। अब जब फीडबैक की बात हो गई तो ये कम्युनिकेशन कैसा रहा, एक 2 वे कम्युनिकेशन। अभी मैंने बात करी थी ना आपसे, टीचर और विद्यार्थी के विषय में बात की जा रही है, और टीचर जब विद्यार्थी का जो कम्युनिकेशन होता है ये 1 वे कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। यदि आप ऑफलाइन होते तो आप रियल टाइम पे डाउट्स पूछते, मैं आपके डाउट्स का आंसर करता,
अभी भी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कुछ कुछ डाउट्स पूछते रहते हैं, मैं आंसर करता हूँ कमेंट्स में जाके। मुझे पर्सनली मैसेज पे आप लोग कमेंट्स कुछ आपके जो डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं, मैं वहां आपके जवाब देता हूँ। तो क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन यानी आपका बन गया, दो तरफा कम्युनिकेशन हमारा बन चुका है। समझ में आ गया आपको? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें बना लेना। और ये 3-4 की पॉइंट्स इसके, ये बहुत ज्यादा। अब इसके क्या उद्देश्य हैं आप कुछ समझ जाओगे। कह लीजिए पारस्परिकता समझौता पर जोर दिया जाता है, यानी कि मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इससे। एक हमारे सोशल वैल्यूज कह सकते हैं बढ़ती हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े इसमें। बाकी की फीचर्स मैंने दिए हैं, नोट से पढ़ लेना, इजी है, कोई उसमें समझने वाली चीजें नहीं है। नेक्स्ट मॉडल हम समझ लेते हैं, अगला। इनकी जो जो विशेषता है ना, सबकी हमने चर्चा नहीं की, सिंपल है, समझने की उसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। वो विशेषता अच्छे से याद करके जाना, वहीं से पॉइंट्स फंसेंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसने की आवश्यकता। अब एक है रोजर और किनकेट का कम्युनिकेशन मॉडल। किस किस का मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लिख लीजिए, हिंदी वाले लिख लीजिए, रोजर और किनकेट का संचार मॉडल। ठीक है, रोजर एंड किनकेट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिख लीजिए, ये हेडिंग डाल लीजिए। इसको समझ लेते हैं कि ये सर ने कौन सी मुसीबत लेकर आए थे हम सबके लिए। चलिए, फ्री होते थे, कुछ काम धंधा होता नहीं था इन लोगों को, मॉडल ही निकालते रहते थे। ऐसा नहीं बोलते, मजाक कर रहे हो ना। बहुत आसान कर दिया इन्होंने शिक्षा को, ऐसे लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। पर कुछ कुछ लोगों ने चीजें कंफ्यूजन भी में बहुत ज्यादा डाल दी है, क्योंकि सबको इतिहास में किताबों में नाम लिखवाना है ना अपना यार। चलिए देखिए, इनका जो मॉडल है ना, थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंड होके, मतलब कह सकते हैं आप, ये मेच्योर अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा बात करता है। किस पर बात करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मेच्योर अंडरस्टैंडिंग, समझ पर आधारित। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया। ठीक है, एक तो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कह सकते हैं आप इसको साझा अर्थ, या कह लीजिए समझ, सामूहिक, ये वर्ड लिख लीजिए चलिए हिंदी में। और एक चीज और इन्होंने बात की गई है, उसको कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। अर्थात क्या होगा? इस कम्युनिकेशन में ना, आपका जो सेंडर है और जो रिसीवर है, इन दोनों के महत्व पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। ये दोनों के सहयोग से ही कम्युनिकेट किया जाएगा। ऑब्वियसली सेंडर रिसीवर नहीं हो तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? पर कुछ चीजें अलग बताते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों ही जो पक्ष हैं, ये धीरे धीरे अपनी जो समझ को है ना, अपनी धीरे धीरे अपनी समझ की ओर बढ़ते हैं। सिर्फ इनका मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता। वन वे कम्युनिकेशन करना सिर्फ उद्देश्य नहीं है, बल्कि समझ के साथ, समझ और सहयोग के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल आप जिसे कह सकते हैं, इस और समझ के साथ इसको बढ़ना होता है इनको। ये कम्युनिकेशन की एक प्रक्रिया है। यार अंडरस्टैंडिंग, जब मैं संचार कर रहा हूं तो दोनों व्यक्ति का जब उसमें सहयोग है तो समझ के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। ये वाली बात रीगन्स और किनकेट ने कही थी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं अपन कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आपका संचारकर्ता। कौन होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? संचारकर्ता।
करता, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहोगे, कम्युनिकेटर्स कहोगे आप, ठीक है। हटा देते हैं वरना जगह कम पड़ जाए, ये भी अपन को एक ही लाइन में मैं सोच रहा हूँ बन जाए। चलिए, कम्युनिकेटर, ठीक है। ये कौन होगा, जिसे आप सोर्स कहते हैं। अभी तक हम प्रेषक और सेंडर पढ़ते आए। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो संदेशों का आदान प्रदान करेंगे और उसका जो साझा अर्थ है ना उसको बनाने का एक प्रयास करते हैं, यानी कि जो भी उसका शेयर्ड मीनिंग होगा ना उसको बनाने का ये प्रयास करेंगे। इसमें एक या दो लोग व्यक्ति हो सकते हैं, उसका साझा अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं ये लोग। फिर आगे चलते हैं इसमें। फिर जो आता है आपका मैसेज, अब तो याद हुए होंगे, देखो कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें, बस थोड़ी सी क्या अलग अलग व्यक्ति ने अपने अपने भाषा से उसको डीप में लेके जा रहा है। इसमें विचार, भावनाएं, सूचना दोनों ही ओर से साझाएं की जाएंगी। केवल एक तरफा प्रभाव नहीं होगा बल्कि द्विदिशात्मक प्रभाव, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगा। ये खुद कह रहा है कि भाई साहब ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, ए वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये इसमें समझ लेना आप ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इसमें रिसीवर आएगा, प्रतिक्रिया होती है इसमें, ठीक है। कुछ समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या बनी आपकी, ये सब कैसे हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और ये जो प्रोसेस है कैसी, आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। लिख लीजिए यहाँ पे, इसमें ये भी एक पॉइंट नोट कर लें आप, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, ठीक है। अर्थात ये मॉडल मानता है कि संचार कोई एक स्थिर घटना नहीं होती, संचार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। संचार कोई एक बार की हुई प्रक्रिया नहीं होती। कम्युनिकेशन एक बार करने के बाद कभी रुकता नहीं है, अर्थात संचार निरंतर प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। क्लियर, उसके माध्यम बदल सकते हैं, उसके अन्य घटक चेंज हो सकते हैं, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, परंतु संचार उसी प्रवाह में चलेगा। जो दो व्यक्ति इसमें जो महत्वपूर्ण है, दोनों अपनी समझ के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी समझ को उस कम्युनिकेशन के आधार पर बढ़ते रहेंगे। हम जब कक्षा एलकेजी में प्रवेश करते हैं, हमारी समझ कितनी होती है, सिर्फ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तक इतनी होती है। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, हमारी समझ का लेवल मेटाकॉग्निशन के लेवल पे पहुंच जाता है। मेटाकॉग्निशन समझ चुके हैं, सोच के बारे में सोचनी। जो दार्शनिक लोग होते हैं, ये लोग जो सोचते हैं जिस तरीके से, उसको बोलते हैं, उस स्तर पर हम अभी जब आप रिसर्च करोगे, अब आप सोचोगे, आप अपने विषय पर विचार करोगे, यहाँ पर भी हम थोड़े उस लेवल तक पीछे रहेंगे, लेकिन फिर भी समझ के स्तर पर हम पहुंच चुके होते हैं। अब ये क्या हो रहा, एक ही बार में तो नहीं समझ पाए ना आप चीज, धीरे धीरे करके आप जब सहयोग मिल रहा है, साझा हितों के भाव में दो लोग आपस में मिलकर कम्युनिकेट करके, आपका वहां पे भी आपका टीचर है, वहां पे भी आप हो, आज भी आप हो, आज भी आपका टीचर है, आज भी आप हो, तो क्या ये कई सालों की लंबी प्रोसेस के बाद आप उस स्तर पर पहुंचते हैं। यानी कि संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मरते हुए के अंतिम वक्त पे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हुए जाते हैं। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही संचार है आपकी। समझ में आ रहा है। यहाँ संचार का सिर्फ वार्तालाप या संप्रेषण या ट्रांसमिशन का अर्थ नहीं है। यहाँ पे इस कम्युनिकेशन में यही समझाया गया। प्लीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, और बता दिया करो समझ में आ जाए तो कि हाँ समझ में आ रहा है हम लोगों को, नहीं तो मैं तो पढ़ाए जा रहा हूं यार, मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसके केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, सूचनाओं को समझ को भी दिन प्रतिदिन बढ़ाना होता है। पॉइंट लिख लीजिए, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसमिशन ही नहीं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बताया था मैंने अभी आपको, साझा ज्ञान कह लीजिए, साझा सहमति, दोनों मिलकर सहमति बनाए। साझा सहमति एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और मैंने तो बताई थी आपको,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है, साझा सहमति और साझा और समझ। मैंने सहमति पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पर ज्यादा बल इसमें दिया गया है, ठीक है। कम्युनिकेशन के सतत है, कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस होती है, ये म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। फीडबैक की बहुत भूमिका होती है, रियल टाइम ओरिएंटेशन इसके अंतर्गत होता है, ये सारे फीचर्स दिए, आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम कुछ बैरियर्स देख लेते हैं कम्युनिकेशन की, इजी सा एक टॉपिक उठाते हैं। मॉडल्स लगभग आप समाप्त मान लीजिए, कुछ और देख लेंगे अभी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई मॉडल्स रह तो नहीं गया है? अच्छा मिटा दिया मैंने, अब तो लिख तो लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिखा हो तो थोड़ा सा रिवाइज करके पीछे लिख लेना, ठीक है। मैं एक बार अपनी स्लाइड देख लेता हूँ, कुछ टॉपिक रह तो नहीं गया। चलिए अभी हम बात करेंगे संचार की बाधा, यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की बाधाएं क्या क्या होती है, थोड़ा सा पानी पी लो यदि आपकी अनुमति हो तो, जैसे मरीज आदमी हूं मैं, गाड़ी चला रहा हूं अपनी धीरे धीरे जैसे चल रही है। लो किस्मत से पानी भी खत्म, चलिए अब क्लास के बाद ही पियेंगे। संचार की बाधा है, हम स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। कैसे लग रही मेरी राइटिंग? बहुत मजा आता था पहले लिखते थे जब छोटे हुआ करते थे, इस टाइप से बड़े जमा जमा के। चलिए भाई साहब, बैरियर्स पढ़ी चुके हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं, ठीक है, संचार के साम पे। अब इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे, किस टाइप के बैरियर्स होते हैं। मैंने एक बार ऐसे वर्बली आपको बता दिया था पहले, अब थोड़ा सा इनको हम डीप में समझ लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एग्जांपल दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। अब समझना पड़ेगा क्या होते हैं साहब बैरियर्स। देखिए बाधा अर्थात आपकी जब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, आपका सेंडर रिसीवर साथ में है, माध्यम भी है, लेकिन कोई भी ऐसी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कोई भी तकनीकी बाधा आ जाती है, कोई भी भाषाई बाधा आ जाती है, कोई भी भौतिक यानी फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। अलग अलग तरह की जो बाधाएं होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन को रोक देती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं, उसको डिस्क्राइब करती हैं, उस कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्थगित कर सकती हैं, यानी स्टॉप भी कर सकती हैं, वो सभी बैरियर्स या नॉइज जो होती हैं, आपकी बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संचार की बाधाएं या कम्युनिकेशन बैरियर्स। क्लियर? ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब एक एक करके हम इसमें थोड़ी समझ सकते हैं कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। देख बैरियर्स बहुत सारे हैं, आपको समझ आना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन कैसे भी खत्म हो जाए वो बाधा है। कभी कभी के स्पेशली उदाहरण देके उसका नाम पूछ लिया जाता है। एक आता है लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स, ये क्या होता है, अर्थात भाषाई बाधा। भाषाई बाधा है, मान के चलिए जो आपका सेंडर है या मैं हूं, मुझे सेंडर मान के चल लीजिए आप, एग्जांपल ऐसे समझते हैं इसको, मैं आपको बहुत ज्यादा जटिल भाषा में समझाऊं, यानी एकदम तत्सम हिंदी, बहुत ही तत्सम हिंदी जो आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछी जाती है, और उससे भी जटिल भाषा में जब मैं समझाऊं, उसमें सहजता नहीं होगी, एक प्रवाह नहीं होगा, सरलता नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तो आपको क्या होगा, भाषाई बाधा बनेगी ना। आपको भाषा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगी। आप कहीं विदेश में जाओगे, आपको अंग्रेजी नहीं आती, मान ले आप किसी इंग्लिश कंट्री में विजिट करते हो और आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो आपको वहां कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ये होती है आपकी संचार लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। ये की पॉइंट बना लीजिए, है ना, समझ में दिक्कत है नहीं है। एक आता है इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स, लिख लीजिए लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर के बाद आप नोट करेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ये क्या होती हैं सर, अभी समझ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं ये क्या होती हैं? देखिए हर व्यक्ति में इमोशंस होते हैं, भावनाएं होते हैं,
अपनी भावनाओं के आधार पर कभी कभी व्यक्ति है ना सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करने चाहते लेकिन उसके दिमाग में कोई टेंशन है, तनाव है, तो सही से कम्युनिकेट कर पाएगा, आपसे संवाद नहीं कर सकता। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस में जब वो है व्यक्ति और आपसे उसमें सही से आप बात करना चाहते, कहां से करेगा? जब कभी हम ऐसी स्थिति में होते, हम भावनात्मक रूप से इमोशनली स्ट्रोंग नहीं होते, तो हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सही बात है ना। आप जब स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, जब आपको दिक्कत हो, तो आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। एक मिनट रुकिए ना, चलिए थोड़ी सी व्यवधान आया था, हटा दिया गया। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, यानी कि हम इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फिर और क्या बैरियर्स हो सकते हैं? कुछ फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं। अब जैसे भौतिक बाधाएं कैसी होती हैं उनको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए आप, फिजिकल बैरियर्स। अब ये सब चीजें हमने कई बार समझ चुके हैं, अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है बस, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहें एक जगह, आपको क्या ना कुछ चीज आंखों के सामने होती है तो वो रीड हो जाती है, फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती उनको समझने में। ठीक है, भौतिक बाधाएं ये क्या होती हैं सर? अब भौतिक बाधाएं, आपका डिवाइस, आपका उपकरण, आपका नेटवर्क सही से नहीं मिलना, ये सब के सब भौतिक बाधाएं होती हैं। क्लियर, समझ में आ रही है आपको? आप जिस जगह बैठे हैं, जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां पे जो बाधाएं होंगी वो सब की सब भौतिक बाधाएं में आती हैं। आपका डिवाइस सही से काम नहीं करना, ये सब की सब बाधाएं आपकी फिजिकल बैरियर्स की श्रेणी में आती हैं। क्लियर? फिर इसके बाद आता है कल्चरल बैरियर। सांस्कृतिक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं ये क्या होते हैं सर? अब देखिए, अब मान के चलिए बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं हर समाज के अंतर्गत, हर एक समाज की अपनी परंपराएं होती है, हर एक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसके आधार पर वे अपना सामूहिक संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, या उस आधार पर वो व्यक्तिगत कम्युनिकेशन भी करते हैं। परंतु जब आप विपरीत संस्कृति के लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। मान के चलिए, मैंने वही आपको एक पिछली क्लास में अंडमान वाला एक एग्जाम्पल दिया था, मैं अंडमान निकोबार जाऊंगा, वहां जो वो है इंडियंस भारतीय ही है, आधार कार्ड है उनके पास, संख्या कम है उन लोगों की, परंतु वो है जनजाति, हमारी तरह नहीं दिखते, स्किन उनकी थोड़ी डार्क रहती है। क्यों? भौगोलिक कारण है, लेकिन है इंडियन। आपको लगेंगे शायद अफ्रीकन जैसे, नहीं, पर वो है इंडियन, बस भौगोलिक स्थिति के कारण वो उनका स्वरूप ऐसा रहता है। परंतु उनके बीच कम्युनिकेट, अब कोई दिल्ली का व्यक्ति वहां जाके संचार करेगा, अब वो उनकी अपनी एक संस्कृति है, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना बहुत अलग है। अब मैं यहाँ का कोई ब्राह्मण व्यक्ति वहां जाके रह के बता दे 10 दिन, नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मांसाहारी है, ये शुद्ध शाकाहारी है। ये है ना कल्चरल बैरियर है। ये ब्राह्मण क्यों है शाकाहारी? क्योंकि इसकी संस्कृति, इसकी कल्चर ने इसको शाकाहार सिखाया, मांसाहार इसके लिए निषिद्ध है। लेकिन उसकी संस्कृति कल्चर में उसको सर्वाइव के लिए, लाइफ सर्वाइव के लिए उसको मांसाहार चाहिए, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, वहां आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर नहीं मिलेगा। यहाँ ये व्यक्ति खा के निकाल लेगा अपना जीवन, लेकिन वहां उसको जानवर का वध करना पड़ेगा, उसको मार के पका के खाना पड़ेगा। अब सीख गए पका, पहले तो कच्चे ही खाते थे, जब जब तक आग की खोज नहीं होती तब तक तो कच्चे ही खाते थे। लेकिन आज वह स्थिति हो रहा है, भोजन भी धीरे धीरे पहुंच रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। परंतु एक प्रयास बहुत पहले किया गया था, वो उतना सफल नहीं हो पाया, परंतु फिर भी सरकार उनके परिवेश में कुछ मूलभूत सुविधाएं देती है, कुछ घर वगैरह बना देती है उनके लिए, कुछ कपड़े वपड़े भी अब उनको पहनने के लिए दिए जाते हैं सरकार के, उनको भी अब थोड़ा धीरे धीरे मॉडर्न एरा से कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये कल्चरल बैरियर्स आते हैं। शुरू में बहुत ज्यादा दिक्कत आई होगी उनको, भाषा, हमारा कोई व्यक्ति अच्छा उनके हित के लिए गया होगा, उन्होंने समझा ये हमको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी हत्या कर दी गई होगी, तो इसके ये दिक्कत आती है। आपकी सांस्कृतिक बाधाएं आप कह सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ संगठनात्मक बाधाएं भी आती हैं।
व्यक्तिगत बाधा है। संगठन में दोनों लिख दिए, इतने काफी हैं, बाकी और बहुत सारे। संगठनात्मक बाधा जो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारा तंत्र होता है। मान के चलिए कंपनी है, कंपनी के अंदर सही से अगर कोई चीज काम नहीं करेगी तो बाधाएं आएंगी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो संचार की आपकी प्रक्रिया हो, आपकी बैठक व्यवस्था हो, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो, हार्डवेयर हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जब संगठनात्मक लेवल में बात करते हैं, पूरी एक हायरार्की चलती है, एक बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन किया जाए। फिर कुछ पर्सनल वेरियर्स भी होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विजन क्या है, ठीक है, आपकी इमोशनली रूप से तुम भावनात्मक अलग से रह चुके हैं, तो कुल मिला के ये भी इसी का एक पर्सनल वेरियर्स में ही आ जाता है, ठीक है। आत्मविश्वास की कमी होना, सामने वाले पे तुम सही से बात नहीं करते। क्लियर? चलिए, ये थे आपके सारे के सारे वेरियर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क्स हम समझेंगे। देखिए काफी स्पीड से चल रहे हैं पिछले 3 क्लासों से, तो क्या ना जल्दी जल्दी कवर करना है हमको। समझने वाला पार्ट खत्म हो जाए फिर हम पीपीटी पे पढ़ लेंगे। बाकी जो मास कम्युनिकेशन, उसमें कुछ नहीं करना, आपको पीपीटी पे पढ़ा दूंगा बस। 1-2 दिन में मेरे, क्योंकि मैं ज्यादा समय तक मुझे दिक्कत भी आती है। चलिए, हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा था, पता है ना, औपचारिक और अनौपचारिक कम्युनिकेशन। औपचारिक किसी विशेष उद्देश्य के साथ जो कम्युनिकेट किया जा रहा है, जिसमें औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, जहां पे जैसे किसी ऑफिस में कम्युनिकेट करना, सरकार की जो सिस्टम है, विभाग है, उनमें जो कम्युनिकेट हो रहा है, ये औपचारिक कम्युनिकेशन में हो रहा है। लेकिन आप लोग कभी कभी हफ्ते में, वीक में 1-2 दिन आप 4-5 लोग दोस्त बैठते हैं, फैमिली के साथ आप बैठते हैं, तो वहां क्या फॉर्मेलिटीज नहीं होती। आप सो के भी बात कर लोगे, आप खड़े होके भी बात कर लोगे, आप लेट के भी बात कर लोगे, आप शॉर्ट्स पहन के भी बात कर लोगे, जैसे मन चाहे जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हो आप। मजाक भी चल रही है, दोस्तों के साथ गाली गलौचे भी होती हैं, बैठते हैं तो साथ में, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की टांग भी खींची जाती है, कुछ एब्यूजिव वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन वहां बुरा नहीं लगता, क्योंकि मजाक के सेंस में चलता है। तो यह जो कम्युनिकेट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये समझ चुके थे। अब हम कुछ कम्युनिकेशन इसी के टाइप्स, कुछ नेटवर्क्स बताए गए हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप। औपचारिक संचार नेटवर्क, 4-5 टाइप्स हैं इनके, समझ लेंगे हम इनको, ठीक है। फॉर्मल, आगे लिखने की आवश्यकता, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ये क्या है समझ लेते हैं इसको हम थोड़ा सा पहले। जहां औपचारिकता होती है, हायरार्की होती है, वह आपका कहलाएगा औपचारिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जितने भी अपने आधिकारिक तंत्र होते हैं, ऑफिशियल विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, अभी मैंने बताया एक ऑफिस में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके सीनियर से, या नीचे का व्यक्ति जूनियर आगे जाके सीनियर से जब बात करेगा तो वह कम्युनिकेट होता है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाता है। क्लियर? अब इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 आप लिखेंगे, सबसे पहले होता है चेन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? चेन नेटवर्क। इसको इंग्लिश में भी आप चेन नेटवर्क ही लिखेंगे, इसको श्रृंखला नेटवर्क भी कह सकते हैं आप। चेन की जगह आप चाहे तो श्रृंखला नेटवर्क लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी वाले लोग। श्रृंखला नेटवर्क ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, चेन नेटवर्क जो होता है आपको, इसमें जो कम्युनिकेट किया जाता है ऊपर से नीचे क्रमबद्ध श्रृंखला में होता है, एक हायरार्की के रूप में होता है, ठीक है। मान के चलिए मैंने आपको एक ऑफिस वाला एग्जांपल दिखाया था, ये है हमारा सीईओ। उसके अंतर्गत सीईओ अब जो भी होता होगा, या मैनेजर ले लेते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्टर हो गया आपका, अभी ऊपर नीचे हो सकती है, सीईओ ऊपर हो जाता होगा, डायरेक्टर ऊपर होता होगा, आई नो। मैनेजर, और यहाँ पे हो जाएगा सुपरवाइजर, ले लेते हैं एक, ठीक है। अब ये मैंने ए बी सी डी, ये इसकी हायरार्की क्रम, यानी कि कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ होगा इसमें,
वो एक श्रेणी में होगा, बस इतना याद रख लेना। ये जो कम्युनिकेशन है एक श्रृंखला बन रही है ना, यानी कि कड़ी से कड़ी चेन बन रही है यहाँ पे, इस श्रेणी में होगा यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका, ठीक है। और ये सिर्फ अपने जो नजदीकी सदस्य होते हैं ना वहीं से कम्युनिकेट करते हैं। इनको भी मैं हटा दूं तो और भी समझने के लिए आपको, वरना कंफ्यूजन होगा, आप सीधे रख लेना ये वाला एग्जाम्पल, बस इसे याद रखना, ठीक है। ये सही रहेगा, सिंपल सा सीधी बात है। नीचे से ऊपर की ओर होता है, सदस्य केवल अपने आदान प्रदान करता है, और अनुशासन और स्पष्टता, क्योंकि भाई औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो डिसिप्लिन तो होगा ही होगा, रेगुलरिटीज होगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, फॉर्मेलिटीज होगी आपकी। फिर एक आता है इसी में व्हील नेटवर्क, WHEEL नेटवर्क। अब इसको भी आप व्हील नेटवर्क ही लिख लीजिए, क्लियर। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। व्हील नेटवर्क अर्थात पहिया, ऐसे ही कुछ बनेगा ना। इसमें क्या होता है, ये एग्जांपल लिखा रहने देता हूं उधर, है ना। एक व्यक्ति केंद्र में होगा, यहाँ पे ये सेंटर में होता है। चलिए बनाइए डायग्राम। इसमें एक व्यक्ति तो केंद्र में होगा, ये अब तो आपका टीम लीडर हो सकता है, TL हो सकता है, सुपरवाइजर है, TL कह लीजिए इसको, ये आपका मैनेजर हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंडर में बाकी सब लोग ये कार्य कर रहे हैं। अब जो कम्युनिकेट करेंगे वो किससे करेंगे, डायरेक्ट इसी से आके करेंगे, क्लियर। यानी एक व्यक्ति इसमें केंद्र में होता है और बाकी लोग इसके समान भागीदारी इस लोग पे रहती है। इस तरह का आपको जो नेटवर्क है आपका व्हील नेटवर्क कहलाता है। बना लिया आपने डायग्राम, नेक्स्ट देख लिया। फिर एक और नेटवर्क होता है इसी के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं वाई नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क प्रिय विद्यार्थियों, वाई नेटवर्क। इंग्लिश वाले भी इसको यही लिखिएगा, वाई नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपका चेन नेटवर्क, इन दोनों को मिलकर यह नेटवर्क बनाया जाता है। आपका चेन नेटवर्क और व्हील नेटवर्क मिलकर यह नेटवर्क बनता है। कैसे बनता है ये देख लीजिए आपका। ये क्या बना, वाई बना, ये बन गई आपकी चेन नेटवर्क, और ये बन गया आपका ऊपर जाके वाई नेटवर्क। वी का आकार ले लिया, इसलिए इसको पूरा क्या बोलते हैं, अब ये वी की आकृति में बन गया ना, वाई की आकृति में, तो इसको वाई नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, नोटेड, क्लियर, समझ में आ रहा है ना इतना। और इसको छोटा करके सही से समझा देता हूं। बी, यहां लिख लीजिए सी, और यहां लिख लीजिए डी। इसमें क्या क्या खासियत है वाई नेटवर्क की। वाई नेटवर्क का डायग्राम ये वाला, ठीक है, याद रखना अच्छे से। इस सबसे याद रखना, कभी पूछ लिया जाए कि चेन नेटवर्क और व्हील नेटवर्क का उपयोग करके कौन सा नेटवर्क बनता है, तो आपका बनता है वाई नेटवर्क साहब, क्लियर। एक व्यक्ति केंद्रीय सदस्य होता है, उसके नीचे संचार एक वाई आकार की शाखा में प्रभावित होता है, और इसका यूज बड़े बड़े संगठनों में किया जाता है, या अंतः मध्य जो संगठन, जैसे एक मध्य स्तरीय अधिकारी को सूचना आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वाई नेटवर्क में। फिर इसी में एक आता है आपका सर्कल नेटवर्क, लिख लीजिए 30 ने। कौन सा लिखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सर्कल नेटवर्क। हिंदी में भी सर्कल नेटवर्क ही लिखना है आपको, ठीक है। और इंग्लिश वाले वर्ड जो बता रहा हूं ना, ये अपन को पेपर को ऐसे पढ़ना। इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सर्कल नेटवर्क में बेसिकली जो डायग्राम बनेगा वो आपका रहेगा ये, यहां बना दूं, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। चलिए इधर में हटा देते हैं अपन लोग, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इसको हटा देता हूं ना, ये लिख लिया आपने, व्हील नेटवर्क बना लिया होगा सामने। अब एक आता है आपका सर्कल नेटवर्क। दो चार यहां बना देते हैं ऐसा।
चलिए, ये एक सर्कल बना हुआ, ये आपका सर्कल नेटवर्क। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? ए बी सी डी एंड ई, ये अपने अलग अलग व्यक्ति या डिपार्टमेंट कुछ भी कह लीजिए। यानी कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना, एक सर्कल के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कम्युनिकेशन यह बन रहा है एक सर्कल के रूप में, इसलिए इसको कहा जाता है सर्कल कम्युनिकेशन। ठीक है, हर एक सदस्य अपने समीपस्थ सदस्य से कम्युनिकेट करता हुआ चलता है। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा आपका सर, ये ऑफिसों में बहुत यूज होता है। ठीक है, इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो, जैसे कि राउंड टेबल जब मीटिंग्स होती है उसमें क्या होता है, टेबल होती है, बीच में सब लोग आसपास उसके गनमन बैठे रहते हैं। ऐसे ही होता है ना, एक टेबल है, जब भी बड़ी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो आपका सर्कल नेटवर्क में कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसमें यहाँ बैठे रहे, जैसे कि कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, पीएम साहब बैठे रहते हैं, गृह मंत्री, बाकी सभी उनके डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं। ठीक है, या वो किसी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, तो आसपास ऐसे बैठे रहेंगे, सभी पर चर्चाएं करेंगे, कम्युनिकेशन होता है। फिर निर्णय जो होता है इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, निर्णय होता है वो सामूहिक रूप से लिया जाता है। इसमें आप नोट कर लेना यहीं लगा के, निर्णय जो है वो सामूहिक रूप से लिया जाता है। अब इसमें एक अंतिम नेटवर्क और है जिसे कहा जाता है ऑल चैनल नेटवर्क। नंबर 4, ऑल चैनल नेटवर्क। ये क्या होता है? अब देखो, ये है ना बड़ा ही रोचक चीज है। कहां बना है, इसको मिटा देते हैं अपन ये वाला। चलिए इसको हटा देते हैं, इधर बना लेते हैं साइड में ना, ऑल चैनल नेटवर्क कैसा होता है। बना लेना डायग्राम, जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे ही बनाना है डायग्राम। ठीक है, यानी कि सभी के सभी जो आपके डिपार्टमेंट्स रहेंगे आपस में एक दूसरे से, कोई भी व्यक्ति इसमें हायरार्की रोल नहीं करी, कोई भी व्यक्ति सीधे किसी से भी जाके संवाद कर सकता है। यहाँ पे सर्कल में चलेगी आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, क्रम से चलेगी। यहाँ इसको किसी से संवाद करना है इसे, तो इसको इधर से जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हायरार्की भी नहीं अपनाना, ये डायरेक्ट जाके वहां से कम्युनिकेट कर सकता है। ये आपका ऑल चैनल नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, सहयोगात्मक होता है, पारदर्शिता बहुत ज्यादा होती है, गोपनीयता नहीं रहती इसमें किसी भी तरह की, कोई भी सदस्य सीधे किसी भी अन्य सदस्य से संवाद कर सकता है। ये आपका ऑल चैनल नेटवर्क हो गया आपका। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में सारे के सारे नेटवर्क्स आ गए होंगे। आया समझ में आपको ये सारे के सारे नेटवर्क्स? ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अब इसके बाद एक अंतिम और पढ़ेंगे आज की क्लास में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जल्दी से नोट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आप सबके लिए। चलिए, अनौपचारिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मैंने भी बताई थी, क्या होता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन। अब इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पर, पूछ लिए जाते हैं यार, है ना, इसलिए अपन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, पहला लिखिए इसमें डायरेक्ट। इसमें एक आता है सिंगल स्ट्रैंड चेन। ठीक है, एक सूत्रीय श्रृंखला। एकल श्रृंखला ही बोल सकते हैं इसको, सिंगल स्ट्रैंड चेन इसको कह लीजिए। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए इसमें एक सूत्रीय श्रृंखला। ठीक है, एक सूत्रीय श्रृंखला। इसको, इसमें क्या है देखिए,
कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, बस दो लोग इसमें आपस में वार्ताएं करेंगे। ये कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं होगी। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको कोई आपका मित्र मिल गया, आपका कोई परिचित मिल गया, उसने बोला जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, कुछ भी आप अभिवादन किया, फिर आपकी सर कैसे हो, कहाँ हो, इतने दिनों से, कैसा क्या चल रहा है, घर पे सब बढ़िया है, बीवी बच्चे, इस तरह की जो औपचारिक वार्ताएं होगी एक व्यक्ति से एकल सूत्री श्रृंखला इसको कहा जाता है। बताओ कुछ समझने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा नहीं ना, इसलिए कह रहा हूं हमने जो पहले 2-3 क्लास में पढ़ा है वही सब कुछ अंत तक पढ़ने वाले, लेकिन मास कम्युनिकेशन में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आप आइए, सीधे की सीधे आइए अब गॉसिप चेन पर, गॉसिप कम्युनिकेशन कह लीजिए आप इसको। गॉसिप कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन है, सिंगल स्टैंड चैन कम्युनिकेशन कह लीजिए इसको, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको पता होना। इसमें क्या होता है, अब इसका पता कभी कभी ट्रांसलेट हो रहा है अंगूर लता कम्युनिकेशन, हिंदी में शब्द आता है इसका अंगूर लता संचार, जबकि यह है क्या, गॉसिप कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति जानकारी को कई लोगों तक फैलाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, अब ये किसी से भी जाके कम्युनिकेट कर सकता है, ये समझ लीजिए डायग्राम के माध्यम से। निश्चित नहीं है कि वो ए से ही बात करेगा, निश्चित नहीं है वो बी से ही बात करे, वो मन चाहे जिसी से भी जाके बात कर सकता है। जैसे हमने ऑल चैनल नेटवर्क, उसी प्रकार ये होता है आपका गॉसिप कम्युनिकेशन, ठीक है। एक ही व्यक्ति बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन फैलाता है, जिससे जैसे कि हमारे मोहल्ले की जो आंटियां होती हैं, सीसीटीवी से भी खतरनाक आंखें होती हैं उन लोगों के, बड़े बच के रहा करो आप लोग, अगर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो तो बड़ी खतरनाक आंखें होती है, खिड़की की इतनी से उसमें से जगह से भी पहचान लेती कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, सारी खबर रखती है हमारी आंटियां। और जब उनको कोई चीज पकड़ में आ जाती है उन आंटियों को, तो वो जाके उसको पूरे मोहल्ले में वो नारद जी बन जाती है। माफी चाहूंगा, नारद जी नहीं कहूंगा वरना विवाद हो जाएगा, अभी चलो हटा होता है। तो वो इस तरह से कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। समझ में आ गया गॉसिप कम्युनिकेशन। एक आता है प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन, लिख लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। ये क्या है सर? प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता कम्युनिकेशन हम इसको कहते हैं, यानी कि रेंडमली कम्युनिकेशन होता है। आप ट्रेन में जा रहे हो, बैठे हो, सफर है आपका 4-5 घंटे का, अचानक से अब टाइम पास करना है यार, सामने आपके बेटा है, आपके केबिन में एक व्यक्ति है, अब आपको लेकिन परिचय नहीं है उससे कुछ भी, या कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी आप किसी ऑफिस में काम के लिए जाते हैं, अब बैठ जाते हैं थोड़ा देर, बाबू लोग टाइम कराते हैं अपन को तो वेट कराते हैं। हम आज पे अनुप सर कहाँ से आए हो? मैं जालंधर से आया। आप कहाँ से हो? मैं सब भोपाल से आया हूँ। अच्छा, क्या करने? बस वहां जा रहे थे बेटी की शादी में। आप? अरे मैं किसी काम से जा रहा था। अनावश्यक बातें चल रही हैं, संभाव्यता बस ऐसे ही। यहाँ आपको परिचित भी नहीं है, रेंडमली हम किसी से भी ऐसे व्यक्ति से बात जो परिचित नहीं, लेकिन हम कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, हमारे बीच में संवाद हो रहा है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा आपका, इस तरह का कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। कोई एक पैटर्न का पालन नहीं करता, संभावना पर आधारित होता है, बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर एक अंतिम इसमें आता है क्लस्टर कम्युनिकेशन, नोट कर लीजिए। 3 हो गए ना, 1, 2, 3 एंड 4 लिख लीजिए। क्लस्टर कम्युनिकेशन ये क्या होता है साहब, इसको भी हम समझ लेंगे अभी। देखिए, क्लस्टर कम्युनिकेशन भी एक अनौपचारिक श्रृंखला की श्रेणी में आता है। इसमें क्या करता है, एक व्यक्ति कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को सूचना देता है, समझते हैं क्लस्टर बनती है इसमें किस तरीके से एक श्रृंखला बनाई जाती है। मान लीजिए चलिए ये व्यक्ति ए, ये आपकी मोहल्ले की आंटी है, आपके मोहल्ले की एक आंटी है ये, इन्होंने आपके कोई कारनामे देख लिए, ये जाके बताएंगी शर्मा आंटी को, शर्मा आंटी बताएंगी पालीवाल आंटी को, ये आंटी बताएंगी फला आंटी को, समझ रहे हो। फिर ये किसी दूसरी आंटी को बताएंगी, तो इस तरह आपकी सूचना सर्कुलेट हो गई है बिना किसी डिजिटल मीडिया के। यानी एक व्यक्ति किसी भी सूचना को अन्य अपने कुछ, लेकिन
हर किसी को नहीं बता रहा, चुनिंदा व्यक्ति को बता रहा है। उन्हें पता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन को और कौन आगे तक पहुंचा सकता है, मुझे किसके साथ शेयर करना चाहिए जो मेरा अच्छे जिसके साथ पटती हो। ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया। इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है। जैसे कि आज जितनी भी अफवाहें फैलती हैं सब ऐसे ही फैलती हैं। बरगद के पेड़ पे भूत तो है पर देखा किसने ये किसी को नहीं पता। बरगद के पेड़ पे हमने भूतनी तो हो, शायद भूत तो वहां रहता है पर आज तक देखा किसने ये पता नहीं है। वो कहेगा मैंने उसके मुंह से सुना, वो कहेगा मैंने उसके मुंह से सुना। अब ये इसमें ना बहुत सारी अफवाहें भी फैलती है, लेकिन अनौपचारिक कम्युनिकेशन है तो ऑब्वियसली ये सब संभावना रहती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है। इसलिए भी किसी भी प्रकार की इस तरह की आपके घर परिवार में कोई आपके चुगली करे ना किसी की, आपके सदस्य की, सुन लेना पहले, डायरेक्ट एक्शन मत लेना उस पर। क्लियर? चलिए आगे आपको क्लस्टर मॉडल। अब एक टॉपिक और हम समझ लेते हैं यहीं पर ही, लास्ट है आपका, यही समझा देता हूं साइड में, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, नॉइज ऑफ, हम नॉइज की बात करते हैं कि नॉइज होता क्या। देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं, नॉइज के हम टाइप से देख रहे हैं। नॉइज पता है आपको, यानी शोर, नॉइज ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये नॉइज कैसे हो, हमने जो वेरिएंस पढ़े ना उसी का मिला जुला एक स्वरूप होता है नॉइज। ठीक है, इसमें भी नॉइज कैसे हो सकती है, एक हो सकती है आपकी फिजिकल नॉइज, यानी भौतिक नॉइज। कैसे? जिस भी आप वातावरण, जैसे ट्रैफिक, कभी कभी बीच में हॉर्न की आवाज आ जाती है, बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आएगी तो हमारा कम्युनिकेशन प्रभावित होगा। बीच में भी मुझे थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए जाना पड़ा था, कोई आया था, गेट ठोक रहा था मेरा। तो इस तरह की ये सब नॉइज होती है ना आपके वातावरण में, जो नॉइज होती है क्लासरूम के बाहर शोर होना, आप जहां बैठे हैं, आप लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, घर में मौसी बुआ आई हुई है, वो गप्पे मार रही हैं, हंस हंस के ठहाके मार रहे हैं, आप लोग बाधित हो रहे हैं क्लास देखने में, ये क्या है? ये है आपका फिजिकल नॉइज। क्लियर? फिर इसी में एक और आता है सेमेंटिक नॉइज, ये नोट कर लेना आप अच्छे से वर्ड, ठीक है ना। ये क्या होती है साहब? देखिए सेमेंटिक नॉइज जो होती है सीधी बात करती है, भाषा पे बात करती है। जो हमने समझा था ना भाषा ही वादा, ये वही है, बस शब्द चेंज होगा इसमें, उसी का सेम टू सेम वही है, कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल की बात करूं मैं, हाँ साइकोलॉजिकल लो सब, मनोवैज्ञानिक बाधाएं आ जाएंगी आपके पास, कल्चरल नॉइज आ जाएगी। ये देखो कभी नॉइज के नाम से पूछ रहे हैं, बैरियर के नाम से पूछ लेना तो परेशान मत रहना बस, इसलिए मैंने अलग से ये चीजें दे दी हैं आपके पास। मैं नहीं चाहता आपके 2 नंबर भी किसी भी तरह आपकी एक छोटी सी गलती से कट जाए बस, ठीक है। कुछ शारीरिक विभाग के सारे वही की वही है। तो ये हो चुका हमारा कम्युनिकेशन का समझने वाला पार्ट एंड, एक ही क्लास में आज ही कंप्लीट कर दिया हमने, अंत हो चुका है। आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, समझने वाला पार्ट का था। अब सीधे सीधे फैक्ट वाली चीजों पे हम काम करेंगे। कुछ थोड़ी थोड़ी एक दो चीज आएंगी समझने वाली, समझेंगे साथ में, समझ के क्या अच्छी समझ में आ जाती है बहुत चीजें रटने से ज्यादा। तो अब दीजिए आप मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं अपने एक नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ प्रारंभ करेंगे। मे भी हॉट मीडिया कूल मीडिया स्टार्ट होगा जहां तक मुझे लगता है। तो मैं चलता हूँ, मुझे दीदी जाने की इजाजत। तब तक के आपके लिए स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और खूब दिल लगा के अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए और खूब मेहनत करते रहिए, ठीक है। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।